हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लिखा है, सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना भी जरूरी है। सिर्फ सपने देखने से मंजिल मिला नहीं करती। बिल्कुल सही बात लिखी है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। देखेंगे आप लोग कितना आपको आता है बाल विकास में, आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। पेन और पेपर ले करके बैठिएगा और आराम से लिखिएगा प्रश्नों को, ठीक है, और देखिएगा कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। काफ़ी बार इस पर चर्चा हुई है। लिखा, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? कोहलर का, रूसो का, गिट्सवान का या स्पाइडरमैन का? अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा है? ये कहा है गेट्सवान ने। देखिए, मैंने आपको काफ़ी बार ट्रिक बताई है कि जब हमें कोई पढ़ाने यानी हमारी क्लास के अंदर या घर में पढ़ाने आएगा तो वो अनुभव तथा प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होगा। मतलब कैसे उसे याद रखेंगे? मतलब हमें कोई जब घर में पढ़ाने आएगा तो हमारे घर के गेट से या क्लास के गेट से आएगा तो वह अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होगा। अगला है, हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है? हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है? एडम्स की, वैलेंटाइन की, जॉन डीवी की या स्मिथ की? हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है? फटाफट जवाब दें आप लोग। हाउ वी थिंक पुस्तक किसकी है? ये है जॉन डीवी की। किसकी है? जॉन डीवी की। और सभी को पता है एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? स्टैनले हॉल की। स्प्रेंगर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, क्या नाम था? टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है। और एक पुस्तक है वाल्टर की जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी। इमाइल जो पुस्तक है वो किसकी है? रूसो की है। इमाइल पुस्तक किसकी है? रूसो की। ये पुस्तक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद होनी ही चाहिए। लिखा है, समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। यह कथन किसका है? H.C. स्मिथ, बुफे का, वैलेंटाइन का या एडलर का? बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब है, क्या होगा मैं बता रहा हूं, पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा। एडलर ने कहा है समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। किसने कहा है? एडलर ने। एक परिभाषा है, समायोजन समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या है? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? देखिए, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये कहा है किसने? ये कहा है स्किनर महोदय ने। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। स्किनर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। एक और परिभाषा है, परिभाषा है अच्छा समायोजन यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होता है। क्या परिभाषा है? अच्छा समायोजन यथार्थवादी व संतोषप्रद दोनों होता है। ये कहा है H.C. स्मिथ ने। अगली परिभाषा है, बिल्कुल परिभाषा ही है। लिखा है, हम जो भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? रूसो का, रॉस का, वाटसन का या गिलफोर्ड का? देखिए, CDP पढ़ रहे हैं और खासकर अगर आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या सुपर टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें परिभाषाएं तो आएंगी ही। बताएंगे आप लोग इसका क्या जवाब होगा? हम जो भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। यह कथन किसका है? ये कथन है वाटसन महोदय का। प्रश्न है, आवृत्ति का सिद्धांत निम्न में से किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मांग का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। आवृत्ति का सिद्धांत किसे कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसे हर्ष व दुख का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आवृत्ति के सिद्धांत को आपका ऑप्शन इसमें बी सही होगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आरएस नहीं, एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और आरएस थ्योरी के नाम से स्किनर के सिद्धांत को जाना जाता है। और सीआर थ्योरी के सिद्धांत किसे कहा जाता है? सीआर थ्योरी का सिद्धांत पावलोव को कहा जाता है। यशोआर थ्योरी जो है वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है। सी का मतलब क्लासिकल, आर का मतलब रिस्पांस, एस का मतलब स्टिमुलस, आर का रिस्पांस। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संज्ञान, निराकार, अनुबंधन या पूर्ण आकार। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है?
बिल्कुल सही जवाब है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णकार, पूर्ण आकार। आपका ऑप्शन डी होगा। गेस्टाल्टवादी आपके कौन कौन है? वर्दीमर, कौन है? वर्दीमर, कोहलर, कोफा और लेविन। कौन है? लेविन। ये आपके कौन है? गेस्टाल्टवादी है। अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा, जन्मजात प्रेरक निम्न में से नहीं है? प्यास, निद्रा, भूख या सुरक्षा। जन्मजात प्रेरक यानी जो हमको जन्म से मिलता है वो आपका जन्मजात प्रेरक है, और जो जन्म से नहीं मिलता है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होता है। तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या जवाब होगा। जन्मजात प्रेरक जो है आपका सुरक्षा नहीं होगा। बाकी प्यास, निद्रा, भूख ये आपके जन्मजात प्रेरक है। रोना, रोना भी आपका जन्मजात प्रेरक है। आपको कोई रोना सिखाता नहीं है, आप जब पैदा होते हैं तभी से रोना शुरू कर देते हैं। लिखा है जीन्स के अलावा, जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है, यह किसने कहा है? वाटसन ने, एडलर ने, बोरिंग व लैंगफील्ड ने या वेल्ड ने, अब्राहम मास्लो ने। जीन्स के अलावा प्रत्येक कारक वातावरण है, ये किसने कहा है? ये किसने कहा? ये कहा है बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड ने। अगला प्रश्न है, एलोक्सा नर्वोसा जो है क्या है? ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति है, खुद को दुबला देखने की प्रवृत्ति है, अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत मानने की प्रवृत्ति, जल्दी बुढ़ापा आ जाना। एलोक्सा नर्वोसा क्या है? बिल्कुल बताएं। एलोक्सा नर्वोसा क्या है? बिल्कुल बताएंगे इसमें क्या जवाब होगा। ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति जो है क्या होता है? बुलीमिया होता है। क्या होता है? बुलीमिया होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। और एलोक्सा नर्वोसा जो है ये क्षुद्राभाव, क्षुद्राभाव को दर्शाता है, यानी भूख का अभाव को ये दर्शाता है। ठीक है, आपका इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सही है नहीं है, लेकिन आपको इसका अंक जरूर मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एलोक्सा नर्वोसा जो है ये क्षुद्राभाव है। क्षुद्र मतलब क्या होता है? भूख का अभाव होता है इसमें। अगला है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक, रॉस, वैलेंटाइन या क्रो एंड क्रो ने। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? सभी को पता होगा किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल किसने कहा है? बिल्कुल किलपैट्रिक ने कहा है। क्या कहा है? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, ये किसने कहा है? कार्ल सैनिक ने कहा है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, ये कार्ल सैनिक ने कहा है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, ये वैलेंटाइन ने कहा है। किशोरावस्था वर्तमान तथा भावी जीवन की आशा व्यक्त करता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। और स्टैनले हॉल की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है एडोलसेंस। ठीक है, किशोरावस्था की बहुत सारी आपकी विशेषताएं हैं, जैसे किशोरावस्था को जो है वसंत एवं पतझड़ ऋतु कहा जाता है। किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है यानी बालक जो होता है वो नायक की पूजा करने लगता है। इसमें विषमलिंगी प्रेम, काम शक्ति की परिपक्वता होती है। जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है, मैंने आपको बताया है। ईश्वर में आस्था इसमें बढ़ने लगती है। व्यवसाय चुनाव में समस्या आती है किशोरावस्था में। अगला, प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1906 में या 1907 में। बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल बताना है। प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसने शुरू किया था इसे? अल्फ्रेड बिने ने, और इनके सहयोगी थे साइमन। और ये 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था। अगला है, अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 4, 3, 5 या 8। अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं बताएं आप लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन से? आवश्यकता, आवश्यकता होता है एक आपका, ठीक है। एक आपका क्या होता है? प्रणोद, या इसे हम कह सकते हैं अंतर्नोद, या इसे कह सकते हैं चालक। ये आपके 2 हो जाते हैं। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है उद्दीपन,
उद्दीपन या प्रोत्साहन। ठीक है, तो प्रेरणा के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडोनाल्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, सीएल हल। बताएं आप लोग, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? बिल्कुल सही जवाब है, पुनर्बलन का सिद्धांत जो है सीएल हल ने दिया है। पुनर्बलन के सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, सतत अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत जो है पुनर्बलन के सिद्धांत को कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर पुस्तक किसकी है? सीएल हल महोदय की है, क्लार्क एल हल महोदय की है। अगला है 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? कल ही मैंने आपसे पूछा था। और देखिए, एक अपना दूसरा चैनल है स्टडी एरा 95, ये सर्च करेंगे और आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें उस पर भी होंगी। आपका करंट अफेयर है, जो एसएसटी है उसको उस पर पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें उस पर होंगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है स्टडी एरा 95। तो बताना है आपको 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था और आपका जवाब सही आना चाहिए। इसे कहते हैं क्या? चेतना का विज्ञान कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान, 19वीं में चेतना का विज्ञान और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। ठीक है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। संरचनावाद, संरचनावाद जो है, संरचनावाद चेतना के कितने तत्व बताता है? यहाँ पर होगा चेतना। संरचनावाद जो है चेतना के कितने तत्व बताता है? बिल्कुल आपको बताना है। संरचनावाद की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट एवं टिचनर ने 1890 में। और चेतना के कितने तत्व बताता है? 3, 4, 6, 7 ये बताता है 3 तत्व। कौन कौन से? संवेदना, भाव और प्रतीक। अगला प्रश्न है, लिंडग्रेन शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताते हैं? लिंडग्रेन शिक्षा मनोविज्ञान के कितने तत्व बताते हैं? 2, 3, 4 या 5? कितने बताते हैं? बिल्कुल जवाब आपका आ जाना चाहिए, 3 तत्व बताते हैं। कितने? 3 तत्व। कौन कौन से? पहला था आपका अधिगमकर्ता, दूसरा था अधिगम प्रक्रिया, तीसरा था अधिगम स्थिति। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यह कथन किसका है? रूसो का, रास का, स्पीयरमैन का, डी एलन का। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यह कथन किसका है? डी एलन का है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, कितने सोपान है? देखिए, डी एलन अमेरिका के थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 6 बताए थे, 6 चरण बताए थे। कौन कौन से? पाठ योजना, शिक्षण करना, फीडबैक, पुनः पाठ योजना निर्माण करना, पुनः शिक्षण करना और पुनः फीडबैक, ये 6 चरण बताए थे। और सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण की सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, ये डी एलन ने कहा है। अगला है, अधिगम वक्र जिसमें सीखने की तीव्रता प्रारंभ में तीव्र बाद में मंद हो जाती है, कैसा वक्र होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या मिश्रित। ऐसा अधिगम वक्र जिसमें सीखने की तीव्रता प्रारंभ में तीव्र बाद में मंद हो जाती है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका ऋणात्मक अधिगम वक्र होगा। ठीक है, ऋणात्मक अधिगम वक्र को उन्नतोदर वक्र कहते हैं, धनात्मक अधिगम वक्र को उन्नतोदर वक्र कहते हैं। ठीक है, और आपको मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि अधिगम वक्र हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जो आपके लिखे हैं। शून्य अधिगम वक्र, ऋणात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक अधिगम वक्र और मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, ऋणात्मक अधिगम में जो क्या होता है, प्रारंभ में तीव्र बाद में मंद हो जाती है, और इसी का उल्टा जो है आपका धनात्मक अधिगम वक्र होता है। अगला, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? जड ने, नन ने, मन ने या रूसो ने? सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? सभी को पता होगा, CH जड ने दिया है। और ये अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है। समान तत्व का सिद्धांत जो कि अधिगम स्थानांतरण का है, थॉर्नडाइक ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत जो है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। अगला, अभिवृद्धि में विकास का पक्ष आता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक या नैतिक। अभिवृद्धि में, ग्रोथ में जो है कौन सा
पक्ष शामिल होता है? किसको पता है वो कमेंट करके बताएगा। सी ऑप्शन सही है, शारीरिक पक्ष होता है। और विकास में सारे पक्ष शामिल होते हैं, यानी डेवलपमेंट में सारे पक्ष होते हैं, और अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष शामिल होता है। अभिवृद्धि जो है एक निश्चित समय के लिए होती है, ये संख्यात्मक होती है, ठीक है, और इसी का उल्टा आपका विकास होता है। अगला, थांडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं? थांडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? बिल्कुल जवाब आपका सही होगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कौन सा सिद्धांत? इनका प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, जिसे एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो सभी को पता है किसके सूचक होते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। अगला है आपके लिए प्रश्न, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा और वाल्टर, डोलार्ड और मिलर, कार्ल रोजर्स या युंग ने? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया हुआ है? 23वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल बताएंगे आप लोग, क्या जवाब होगा आपका? व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया हुआ है? बिल्कुल बताना है आपको। अनुकरण सिद्धांत देखिए डोलार्ड और मिलर ने दिया हुआ है। सूचना प्रक्रिया अधिगम आपका कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ है। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा और वाल्टर ने दिया हुआ है। 23वें का आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय की कौन सी नेतृत्व शैली सबसे अच्छी होगी? सत्ताधारी, प्रजातांत्रिक, हस्तक्षेप नेतृत्व, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसका जवाब? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आज, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास। इसी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा प्रश्नों को मैं समझा रहा हूँ। डिटेल से तो मैं वैसे रोज़ बात करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा समय नहीं है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय कौन से नेतृत्व प्रणाली को सही मानता है? प्रजातांत्रिक को। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, यह कथन किसका है? श्रैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लेडल का? ये प्रश्न मैंने काफ़ी बार आपको कराया है, गलत नहीं होना चाहिए आपका। बिल्कुल किसका जवाब होगा ये? क्या होगा? बिल्कुल ड्रेवर ने कहा है। क्या कहा है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, ड्रेवर। अगला है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल या गतिमान खेल? चेस तथा कार्ड किस प्रकार के खेल के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल सही जवाब है लड़ाई के, नहीं, बौद्धिक खेल के अंतर्गत आएगा। अगला है, अभिवृद्धि संप्रत्यय है संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक या ये सभी? अभिवृद्धि संप्रत्यय है, क्या होगा आपका जवाब? बिल्कुल जवाब सही है, ऑप्शन डी सही होगा। टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आता है उपरोक्त सभी तो मान के चलेगा 90% वही सही होता है। अगला है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की व्यक्ति गुणता या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि? सभी को पता है, बिल्कुल इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत गुणता का ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। अगला प्रश्न है, लिखा है, कूर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या संगति कहते हैं? कूर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहा जाता है। अंतिम प्रश्न हमारे वीडियो का, मानसिक स्वास्थ्य और किसका घनिष्ठ संबंध है? वृत्ति का, स्वीकार्यता का, बचने का या समायोजन का? सभी को पता होगा मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का घनिष्ठ संबंध होता है। 30 में से आपने कितने प्रश्न सही करे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।